Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, अक्सर हमेशा हमें ऐसा लगता है कि जो सक्सेस है इट इज फोर्ज्ड ओवरनाइट। ऐसा नहीं होता, आपको अचानक से लगता है लिस्ट में नाम आया एंड पीपल बिकम सक्सेसफुल। नहीं, उसके पीछे एक बहुत लंबी संघर्ष की कहानी है, एक लंबा स्ट्रगल है। एंड उस स्ट्रगल के बाद जब आपके अंदर वो ज्वाला जलती रहती है, उसके बाद ही आप सक्सेसफुल होते हैं। एंड आज आपकी मैं रूबरू एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाला हूं, और ये है रमेंद्र प्रसाद जी। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 181 सिक्योर किया है इस साल। एंड इसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बहुत ही यूनिक सा इनका प्रोफाइल है। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस इंटरव्यू में। तो ओवर टू यू रमेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। पर सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को बताएं अपने बारे में, क्योंकि बहुत अलग है सब कुछ। तो अपने बारे में जरूर बताएं, आप कहाँ से आए हैं, ग्रेजुएशन, जॉब एक्सपीरियंस एंड जी, सबसे इम्पोर्टेंटली यूपीएससी जर्नी समराइज करके आप अगर बता सके। ज़रूर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड विशेस एंड it's been thank you for inviting me on your platform to be able to interact with all the aspirants. तो मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मेरा नाम रमेंद्र प्रसाद है। मैं पटना बिहार में बॉर्न हुआ था, बट मेरी स्कूलिंग हुई है ऑल ओवर महाराष्ट्र में। जैसे कि मेरे फादर एक आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उनकी पोस्टिंग जहाँ जहाँ होती थी, मैंने लगभग 10 स्कूल्स बदले हैं। तो मैंने ग्रेजुएशन किया है आईआईटी खड़गपुर से एंड आफ्टर दैट उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया। मुझे डे वन प्लेसमेंट जॉब ऑफर मिला था, काफ़ी अच्छा उस वक्त था। 18 लाख पर एनम का जॉब ऑफर था मुंबई में। एंड मैंने वो लिया। आई बस एक्सपोजर के लिए कि प्राइवेट सेक्टर कैसा होता है, कि बाद में मुझे लगना नहीं चाहिए कि व्हाट इफ अगर मैं प्राइवेट सेक्टर गया होता तो क्या मैं ज़्यादा पैसे कमाता, क्या वो लाइफ बेटर होती मेरे लिए। तो मैंने 1 साल जॉब किया प्राइवेट सेक्टर में एंड बट कहीं ना कहीं मुझे हमेशा से यही था कि मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है। मेरे फादर एक आईपीएस ऑफिसर है, मेरी मदर ने भी यूपीएससी क्लियर किया था, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस में थी। 7-8 साल उन्होंने काम किया था वहाँ पे। तो हमेशा से था कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, तो मैंने जॉब क्विट किया एंड फिर मैं पढ़ाई में लग गया। तो 5 साल की मेरी जर्नी रही है। दिस इज माई फिफ्थ अटेम्प्ट। तो पहले 1 साल में दिल्ली आया था कुछ टाइम कोचिंग के लिए, बट मेरी कुछ सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही थी। 1-2 महीना मैंने कोचिंग की थी, फिर मैं वापस घर आ गया था। और फिर दूसरा टाइम मैंने घर से दिया। फिर उसके बाद भी थोड़ा कहीं मुझे और फोकस की ज़रूरत थी। तो उसके बाद मैं 3 साल एकदम चुपचाप से एक आश्रम में, दत्ताश्रम जालना, वहाँ पे बैठ के मैं एक बहुत ही शांत माहौल, बहुत ही स्पिरिचुअल माहौल में बैठ के मैंने पढ़ाई की। ना किसी से बात की, ना किसी फ्रेंड्स को कुछ बताया, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं बिल्कुल भी। और उस माहौल में 3 साल मैंने निकाले। और भगवान की कृपा से दिस साल आई हैव गॉट 181 रैंक एंड आई एम ऑल सेट टू गेट आईपीएस जस्ट लाइक माय फादर। और मुझे ये बात का बहुत गर्व है, जैसे मेरा फादर आईपीएस ऑफिसर थे, मैं भी आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। सो यही है मेरी स्टोरी। लाइक फादर लाइक सन। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा रमेंद्र जी, क्या आपके लिए मोटिवेशन था, क्योंकि आप आईआईटी से आते हैं, अच्छा जॉब भी आपने सिक्योर किया था, उसके बाद वो क्या कारण था कि आप प्रशासनिक सेवा, सिविल सर्विस एग्जाम इस तरफ मूव करना चाहते थे, या आईपीएस आपके लिए अगर ड्रीम जॉब था तो क्या कारण था, वो क्या फैक्टर्स थे जो आपको इस तरफ पुश करवाए? जरूर जरूर। तो मैं थोड़े पुश एंड पुल फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा। तो जैसे कि मेरे फादर एक आईपीएस ऑफिसर है, तो मैं देखता था, बचपन से देखते आ रहा हूँ दैट ही इज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ डेवलपमेंटल वर्क। आईपीएस ऑफिसर यूजुअली लोगों को लगता है कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, बट उनको और भी बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। कम्युनिटी पुलिसिंग के इनिशिएटिव्स होते हैं। मेरे फादर को देखा है, उन्होंने किसानों के लिए वाटरशेड स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं वुमेन के लिए, जब उनके पास पैंडेमिक में उनकी जॉब्स अफेक्ट हुए थे। उन्होंने ट्राइबल्स के लिए सोलर लाइटिंग लाई है। मतलब बहुत कुछ कर सकता है आईपीएस ऑफिसर्स भी। तो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में पैसा है, बट जो सम्मान मिलता है सोसाइटी से, जितना आप सोसाइटी को दे सकते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, दैट इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड मुझे भी वही करना था। सो दैट वाज अ पुल फैक्टर फॉर मी। एंड फिर जब मैं 1 साल जॉब में था,
तो थोड़े बहुत पुश फैक्टर्स भी थे, मुझे लग रहा था कि ठीक है मैं बहुत कमा रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत मैं अपने जॉब के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैं 18 लाख पर मंथ कमा रहा था, मतलब 1.5 लाख हर महीने का। एंड आई थिंक एक 21 साल के लड़के के लिए वो बहुत ही ज़्यादा पैसे होते हैं। और मैं वो पूरे पैसे खर्च कर देता था, सेविंग्स मेरे कुछ नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं, मेरा 3 BHK का फ्लैट था मुंबई में, मैंने एक कार खरीदी थी, तो मैं बहुत मस्ती वाले मोड में था। पर कुछ महीनों में मुझे ऐसा एक फीलिंग सिंक इन हुई कि मेरी लाइफ में लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। क्या मैं, इज इट टू बाय अ बिगर कार, इज इट टू बाय अ बिगर हाउस, क्या मैं इसी चक्र में रह जाऊंगा, या फिर गिवन माई सेट ऑफ स्किल्स कैन आई बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर टू द सोसाइटी। और ये तो मेरे मन में हमेशा ही था कि मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है। सो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन। तो मैंने इस्तीफा दिया एंड लग गया फिर पढ़ाई में। फिर तो मैंने कुछ सोचा नहीं दोबारा। बहुत बढ़िया। तो ये मतलब बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। तो मतलब आपने लाइफ के दोनों स्पेक्ट्रम की ओर जीवन देख लिया। एक तरफ जहाँ पे स्पेंड थ्रिफ्ट एटीट्यूड है ना, वो आजकल एक टर्म हमारी युवा यूज भी करती है, योलो, यू ओनली लिव वंस टाइप, वो भी आपने जिया है। और उसके बाद आप देखें तो दूसरी तरफ आश्रम में फोकस्ड वाला लाइफ जो है कि बस जो गोल है वो अटेन करना है, वो लाइफ भी आपने बिल्कुल जिया है। तो उसके बिल्कुल। बाद आप ये सक्सेस पाए हैं। तो ये तो चलिए, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पे एस्पिरेंट्स के लिए मैं कुछ जो उनके मन में सवाल होते हैं वो उस तरफ अब मैं अपने हमारे इस इंटरव्यू को मोड़ना चाहूंगा। तो पहला सवाल है कि इस अटेम्प्ट में आपने क्या अलग किया जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि जो पिछले अटेम्प्ट से एक डिफरेंशिएटर था और वही कारण था कि इस बार आप इतना जबरदस्त रैंक एंड सब कुछ ला पाए। तो वो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग? जी ज़रूर। सो मैं प्रीलिम्स हमेशा क्लियर कर पाता था। मैंने मतलब 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो मैंने 4 बार तो कर लिया प्रीलिम्स। और काफ़ी अच्छे मार्जिन से मैंने एक बार 130 to 135 भी लाया था प्रीलिम्स में। तो मेरे हिसाब से नॉलेज बेस तो हमेशा से था, क्योंकि पढ़ाई कर रहा हूँ तो नॉलेज है मेरे, वाज देयर इन माय हेड। बट कहीं ना कहीं मेंस में मैं कहीं ना कहीं मार खा जाता था। कभी जीएस में कम आते थे, कभी संस्कृत ऑप्शनल में कम आ जाते, कभी ऐसे, कभी एथिक्स, तो वो ऊपर नीचे चलता था। तो इस साल मैंने क्या अलग किया कि मैंने पूरा आंसर राइटिंग का फोकस पूरा रिवर्क किया। कि मतलब पहले मैं थोड़ा भेड़ चाल में था कि मतलब बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, अनुदीप दूरी शेट्टी सर के आंसर्स कैसे हैं, टीना डाबी मैम के आंसर्स कैसे हैं। तो मैं थोड़ा उस भेड़ चाल में लग गया था, तो मेरे आंसर्स में कुछ वैसा यूनिकनेस नहीं आ पा रहा था। जैसे कि आप लोग बोलते, अनुदीप दूरी शेट्टी के आंसर आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट बस एक एक लाइन का है। मतलब एक लाइन में एक पॉइंट, एक लाइन में एक पॉइंट। तो लोग बोलते हैं क्रिस्प होने चाहिए पॉइंट्स, वैसे होने चाहिए, उसमें आप कमेटी डालिए सब। तो मैं भी बहुत ही ऐसे क्रिस्प और एकदम शॉर्ट शॉर्ट में लिखने लग गया। बट मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी है, नहीं, दूरी शेट्टी की राइटिंग बहुत छोटी है, वो एक लाइन में पूरा गागर में सागर भर देता है। और वही चीज हम मैं लिखता हूँ तो 2-3 लाइन में ही आएगा वो। अगर मैं उसको एक लाइन में करने की कोशिश करूँ तो वो आंसर बहुत खाली खाली से लगता है, जस्ट लाइक एक स्केलेटन ऐसा लगता है आंसर, उसमें मास नहीं, उसमें वो वेट नहीं आ पाता है। जबकि मैं उसमें डायग्राम डेटा सब डालता था, बट उसमें वो फील नहीं आ पाती थी आंसर में। तो सर मैंने आंसर राइटिंग में वर्क किया, मैंने एक अपनी इंडिविजुअल स्टाइल को डेवलप करने की कोशिश की आंसर राइटिंग में। तो इसके पीछे छोटी सी स्टोरी है, मैं बताना चाहूँगा। इस बार मैंने अपनी मदर का बहुत हेल्प हेल्प लिया था। जैसे कि मेरी मॉम ने भी यूपीएससी क्लियर किया था अपने टाइम में, एंड उनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस मिली थी। तो 7-8 साल उन्होंने भी जॉब किया था। तो मैं आंसर्स मेरी मॉम को दिखाता था। तो मुझे याद है एक स्पेसिफिक आंसर, मतलब जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम करते हैं, तो उसमें से एक आंसर था वाटर नेशनलिज्म के ऊपर। तो उसमें मैंने भी लिखे थे, एक डायग्राम बनाया था शुरू में इंडिया, फिर ऊपर मार्क किया पाकिस्तान में ये इशू है, नेपाल में ये इशू है, बांग्लादेश में ये इशू है। फिर मैं डिस्क्राइब किया 2-3 पॉइंट्स में कि पाकिस्तान ये वो, बांग्लादेश नेपाल ये सब। फिर मेरी मॉम ने रिव्यू किया, बोला क्या लिखे हो तुम, क्या लिखे हो, एक्सप्लेन करो। तो मैंने बताया हाँ देखिए, देखो मॉम, पाकिस्तान में ऐसा है, इंडस वाटर ट्रीटी है, 3 ईस्टर्न रिवर्स हमारे पास है, 3 वेस्टर्न रिवर्स उनके पास है, ऐसा है ये है वो। तो बोले कि अगर तुमको इतना पता है तो ये सब लिखा क्यों नहीं आंसर में? तो फिर मुझे सही, मैंने मुझे लगा कि अरे ये तो सबको पता होता है, इंडस वाटर ट्रीटी इतनी बार हम पढ़ते रहते हैं, सबको पता है, कॉमन नॉलेज है। क्या क्या लिखना? तो बोले नहीं मुझे तो नहीं पता था। तो ये भी कई कबार होता है हमारे साथ, एक इम्पोस्टर सिंड्रोम बोलते हैं इसको। तो हमें लगता है कि ये तो बहुत कॉमन नॉलेज है तो सबको पता है, क्योंकि हम एस्पिरेंट्स कम्युनिटी में आपस में उसी
फ्रॉग इन द वेल टाइप के सिनेरियो से देखते हैं. तो आई गॉट अ बिट ऑफ एन आउटसाइड सर में जो है बस वो पूरा का पूरा आंसर में उतरना चाहिए. यही नहीं कि आप आधी चीजें सर में रखो और थोड़ी बहुत चीजें आप लिख के आ जाओ. जो भी आपका नॉलेज, आपकी विद्वत्ता है, वो पूरी आपकी दिखनी चाहिए पेपर में. आई थिंक दैट्स द थिंग. तो आपका फ्लो भी अच्छा होना चाहिए. मैं पहले बस लिखता था इंट्रो, फिर पॉइंट्स लिखता था, मतलब पॉइंट्स एकदम शॉर्ट क्रिस्प में, एंड कंक्लूजन लिख देता था. बट फ्लो मतलब इज ऑल्सो वेरी, मेरे पॉइंट्स में डेटा भी रहता था, डायग्राम रहता था, कमिटी सब रहता था, बट फिर भी दैट वाज समथिंग वाज लैकिंग. तो आई थिंक वो फ्लो की जो एस्पेक्ट है दैट वाज बिट लैकिंग. तो मैं एक्सप्रेस प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था आंसर्स. तो पॉइंट्स में आप थोड़ा डिटेल में बताया, ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में लिखना, 2-3 लाइन में भी चले, लिखे तो चलेगा. वैसे 3-4 पॉइंट्स में हर एक डायमेंशन के अंदर लिखता था. तो यूजुअली एक क्वेश्चन में 2 डायमेंशंस पूछे जाते हैं. जैसे कि सपोज 10 मार्कर है, तो एक जेनेरिक क्वेश्चन लेते हैं कि कुछ चीज के आप प्रोज एंड कॉन्स बताइए, कुछ क्रिटिकली एनालाइज कीजिए. तो एक पेज में कंक्लूजन ही नहीं, मेरा फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि मैं इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से लिखूंगा, उसमें रिलेट करूंगा प्रेजेंट एस्पेक्ट से, या कुछ फैक्ट या कुछ डालूंगा. अपना थोड़ा इंग्लिश उसमें अच्छा फ्लो में लिखने की कोशिश करूंगा, और फिर डायग्राम डालूंगा या नहीं डालूंगा, इट्स फाइन. एंड हेडिंग डालूंगा और उसमें 4 ही पॉइंट्स लिखूंगा, बट 4 पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. तो 2-3 लाइंस के 4 पॉइंट्स लिखूंगा ऑन वन साइड ऑफ द शीट, एंड देन ऑन द नेक्स्ट साइड ऑफ द शीट दूसरा डायमेंशन, उसके कॉन्स क्या है, मतलब कोई भी इशू के उसके भी 4 पॉइंट्स. और फिर कंक्लूजन में अपना एक कमिटी का नाम या फिर कुछ ऐसा डाल करके एक वे फॉरवर्ड लुकिंग टाइप ऑफ कंक्लूजन डाल के, कुछ अच्छा सा कैच फ्रेज वगैरह डाल के. तो इस बार मैंने आंसर राइटिंग में ये बहुत फोकस किया कि मेरा आंसर शुड हैव कंटेंट, मतलब नॉट जस्ट. मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगा. हम जब खाना बनाते हैं तो दाल चावल हमारा स्टेपल होता है, उसके ऊपर जो मसाला गार्निशिंग रहता है वो तो जस्ट वो सुपर फ्लोस होता है वो. तो आप सिर्फ आइसक्रीम नहीं खा सकते, आप सिर्फ डेटा पॉइंट्स पर नहीं, उसमें वो मीट होना, वो मेन उसमें दाल चावल होना चाहिए. तो मैं किसी भी एस्पिरेंट को पहले बोलूंगा कि आप आंसर राइटिंग जब स्टार्ट करते हैं तो आप पहले पहले एकदम अच्छे से आप लिखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप थोड़ा डेटा डालिए, थोड़े कमिटीज रिकमेंडेशन जैसा डालिए. बट मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दोनों चीजें कन्वे करनी है. कि आपको नंबर 1, आपको आपके पास नॉलेज है, दूसरा आप एनालाइज कर पा रहे हैं. तो जो ये एनालाइज करने का पोर्शन था, आई थिंक दैट वाज मिसिंग इन माय अर्लियर अटेम्प्ट्स, और इस बार मैंने वो दोनों को लिखने की कोशिश की. रविंद्र जी, आपने जो ये कहा है, मतलब मुझे जो लगा, ये दिस इज काफी ज्यादा ये मेहनत के बाद आप इस पॉइंट तक पहुंच पाए होंगे. क्योंकि अब तक क्या होता है कि आंसर राइटिंग में हम कहते हैं कि भाई तुम्हारे आंसर में डायग्राम नहीं है, ये कमी है. तुम्हारे आंसर में 10 मार्क्स में तुम 10 पॉइंट नहीं लिख रहे हो, ये कमी है. कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि तुम्हारे प्रेजेंटेशन में ये लैक करता है. तो यहाँ तक पहुंचना, एंड ये अपने आप में काफी अलग है जो आप यहाँ तक पहुंच पाए, एंड इसको आपने एक्चुअल एग्जाम में इम्प्लीमेंट किया. क्योंकि ये बहुत मुश्किल है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, गोइंग अगेंस्ट द फ्लो. फ्लो कह रही है कि नहीं, आपको 10 मार्कर में 10 पॉइंट डालने हैं, आपको डायग्राम बनाना है, आपका डायग्राम कुछ अलग होना चाहिए, हब एंड स्पोक डाल दीजिए, ट्राइंगल है 3 पॉइंट में डालिए, कुछ ऐसा कीजिए. लेकिन आपने उसके अगेंस्ट जाके किया. फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने हर आंसर में इस साल भी डायग्राम्स डाले, या फिर आपने लिमिट किया उसे काफी ज्यादा? नहीं, मैंने वो पेपर टू पेपर डिपेंड करता है. GS1 में मैंने बहुत डायग्राम्स डाले हैं, और GS2 में मैंने कम डायग्राम डाले हैं. तो GS2 में मेरे 1-1-10 आए थे. और एक्सक्यूज मी, आई थिंक हाँ, अब बोलो. इज इट ओके नाउ? हाँ, इट्स परफेक्ट. या getting call, excuse me for a second. या सो मैं बोल रहा था कि जैसे मेरे GS2 में 1-1-10 मार्क्स आए थे, एंड मेरे GS1 में भी 100 के आसपास ही आए थे. GS3 में थोड़ा कम आया था, 80s में आए थे. जीएसटी में मार्क्स गए GS4 भी में, इस बार काफी कम है. जी जी ओवरऑल जीएसटी के मार्क्स कम होते हैं. जी. तो आई थिंक GS3 में बहुत उसमें आजकल आई मीन ये डिमांड है कि आप उसमें बहुत डायग्राम्स डाले, बहुत ज्यादा पॉइंट्स डाले, डेटा डाले. उसमें बस 4 पॉइंट हर एक इसके अंदर लिखने से नहीं चलेगा, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आपको डालना पड़ेगा. आई थिंक आजकल की डिमांड वैसे जा रही है.
तो GS1 एंड GS3 में बहुत डायग्राम्स डालने चाहिए, GS2 में उतनी डायग्राम्स की जरूरत नहीं है, 4-4 पॉइंट्स लिख के आप कंक्लूजन में कमिटी डाल दे तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। या तो ये तो कुछ आंसर राइटिंग की बात हो रही थी। तो आंसर राइटिंग में आपको कंटेंट भी चाहिए जैसा इन्होंने बताया, एंड साथ साथ एक स्किल भी है। वो स्किल है कि आप कैसे अपने आंसर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो दैट इज वेरी मच बिल्कुल इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट। तो मैं बिल्कुल। हमेशा इंटरव्यू में एक सवाल पूछता ही हूँ कि आंसर राइटिंग में स्किल मतलब जो प्रेजेंटेशन है और दूसरी तरफ कंटेंट है, तो इनको अगर आप मैं परसेंट स्केल में कहूँ किसका इंपॉर्टेंस कितना है, तो आप कैसे रेट करेंगे कि कंटेंट एक तरफ, प्रेजेंटेशन एंड आंसर राइटिंग स्किल दूसरे तरफ, तो 100% में किसका कितना कितना वेटेज? देखिए बेसिकली आपको ऐसा दिखाना है कि जो आपका पेपर पढ़ रहा है उसको देखते ही पता चले दिस इज अ थिंकिंग मैन्स आंसर और थिंकिंग वुमेन्स आंसर। मतलब ये बंदा ऐसा नहीं कि बस कुछ रट करके ही इज डंपिंग फैक्ट्स, ही और शी इज डंपिंग फैक्ट्स। तो थोड़ा एनालिटिकल भी होना चाहिए, थोड़े फैक्ट्स भी होना चाहिए। और कमिंग टू प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट पार्ट, देखिए दो तरह के स्टाइल्स मैंने नोटिस किया है। एक तो टीना डाबी मैम का स्टाइल है कि शी विल राइट मोर एलैबोरेटिव आंसर्स, वो थोड़ी ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड से है तो उनका वो जो लगता है उनके आंसर्स में। एंड एक है अनुदीप दूरशेट्टी सर का स्टाइल, जो कि इज वेरी पॉइंट वाइज, इज वेरी ऑब्जेक्टिव, जो उनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उसमें वो रिफ्लेक्ट करता है। सो दीज आर टू एंड्स ऑफ अ स्पेक्ट्रम। मतलब आप या तो बहुत ही एलैबोरेट जाइए या तो आप बहुत ही पॉइंट वाइज जाइए। आप यू विल लाई ईदर इन बिटवीन द स्पेक्ट्रम, वो है। बट ये है कि आपका आंसर यूनिक होना चाहिए। आप टीना डाबी मैम के आंसर पढ़िए तो आपको देख के लगेगा क्या पॉइंट्स लिखा है, ये मैंने क्यों नहीं सोचा, या फिर मतलब जो उन्होंने हाईलाइट किया बीच बीच में, वो बोल्ड में लिखते हैं कोई कोई पॉइंट्स हाईलाइट करके कि ये पढ़ो, ये अच्छा पॉइंट लिखा है। तो दैट्स अ प्रेजेंटेशन, तो निखर के आता है कुछ। आप अनुदीप दूरशेट्टी सर का आंसर देखिए, उसमें वो 5-6 पॉइंट्स लिख देंगे बस, डेटा डेटा इतना सारा डेटा एक साथ डाल देंगे, फिर एनालाइज भी करेंगे, डायग्राम भी डाल देंगे। तो वो उनका अलग वे है ऑफ प्रेजेंटिंग। मतलब आपको कुछ भी करना है तो आपको एकदम यूनिक वे में प्रेजेंट करना है और एग्जामिनर को लगना चाहिए मतलब दिस इज, ये एक होशियार लड़का है या लड़की है, इज अ थिंकिंग पर्सन, ऐसा ऐसा दिखना चाहिए उनको। तो जीएस के पेपर्स की बात कर रहे हैं, इसी में एथिक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एथिक्स में कैसे मार्क्स उठाएं, क्योंकि एथिक्स में एक तरफ कंटेंट अगर आप ज्यादा हैवी कर देंगे, फिलॉसफी वाला पार्ट बहुत ज्यादा अप्लाई करेंगे तो मार्क्स उससे नहीं मिल रहे, कुछ अलग उसमें भी डिमांड है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप जरूर अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि एथिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए क्या ध्यान में रखने वाली चीज है। ओके, सो एथिक्स जैसा कि सब बोलते हैं कि आप मैंने तो ये किया था, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी, उस पे लेफ्ट साइड में कॉलम में जो भी कीवर्ड्स है सारे लिखे थे, इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी सब लिखे थे। राइट साइड में एक उसका डेफिनेशन लिखा था और उसके अगले राइट साइड कॉलम में उसके एग्जांपल्स लिखे थे। मेरे ख्याल से यही दैट इज मोर देन इनफ। थियरी पार्ट को देखा जाए तो आपको ज्यादा कुछ पता होने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा बहुत अगर यूटिलिटेरियनिज्म पता है, थोड़ा बहुत डिओन्टोलॉजी पता है, तो यही दो होते हैं, मीन्स वर्सेस एंड्स, डिओन्टोलॉजी वर्सेस यूटिलिटेरियनिज्म। थियरी में इतना ही है बस, जॉन रॉल्स की जस्टिस वगैरह ये सब आप एक लेक्सिकॉन करके बुक आती है वो पढ़ लेंगे तो। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा ये नहीं दिखाना है कि इस स्कॉलर ने ये बोला, इस स्कॉलर ने ऐसा बोला, ये सब नहीं। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स डालता था, एग्जांपल्स आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। जैसे कि मीराबाई चानू है, उनको ओलंपिक में मेडल मिला था, उसका उनका एग्जांपल ले सकते हैं कि वो पहले कैसे, मतलब वो बैम्बू के उससे वेट लिफ्टिंग करते थे, उनके पास इक्विपमेंट नहीं था तो। एंड कोई भी स्पोर्ट्स है, अभी एक मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मिस मरिया, शी वाज एन ओलंपियन, तो पोलिश ओलंपियन। तो उन्होंने क्या किया था, उनका मेडल उन्होंने ऑक्शन ऑफ कर दिया था टू फंड अ चाइल्ड्स हार्ट सर्जरी। तो दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ एम्पैथी, ऑफ कंपैशन, जो भी। तो मतलब या इस सब एग्जांपल्स आप कहीं से पढ़ते हैं, एक जगह नोट कर लीजिए एंड जस्ट लिंक इट टू द सिलेबस। तो जो भी क्वेश्चन पूछा है आप थोड़ा बहुत इंट्रो कीजिए, फिर उसमें जो भी आप पॉइंट्स बोलने चाह रहे, एक पॉइंट लिखा, एक एग्जांपल लिखा, एक पॉइंट लिखा, एक एग्जांपल लिखा, तो एथिक्स में आप ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है एथिक्स में। जो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उससे एग्जाम्पल्स आपको मिलते रहेंगे, लेकिन उस एग्जाम्पल को आप किसी कीवर्ड से एसोसिएट करके नोट डाउन करें, एंड तो वो आप मार्क्स में कन्वर्ट भी कर पाएंगे। तो ये तो बात कुछ एथिक्स की हुई, लेकिन अब रमेंद्र जी मैं आपसे पूछूंगा, जो अगला सवाल है हमारा प्रीलिम्स के बारे में है। प्रीलिम्स आने वाला है, बस 2-3 दिन बच रहे हैं। तो प्रीलिम्स में
मॉक टेस्ट का कितना रोल होता है, कितना इंपॉर्टेंट जी है मॉक टेस्ट, जी क्योंकि आप मॉक जी प्रीलिम्स हर बार क्लियर भी कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स जी क्लियर करने के लिए क्या मेन तरीका है, क्या तरीका है जो श्योर बिल्कुल शॉट तरीका प्रीलिम्स क्लियर कराता है, जी। उसके बारे में क्या कहना है? तो मेरे प्रीलिम्स में 132 135 मार्क्स आ चुके हैं, तो आई एम प्रीटी गुड विद प्रीलिम्स। तो मेरा यही मानना है कि जो 4-5 स्टैटिक बुक्स है वो एकदम अच्छे से करना चाहिए। बस वही प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट कि वही आपने कितनी बार बार पढ़ा है, आपको वो स्पेक्ट्रम याद है, तमिलनाडु एनसीईआरटी याद है, लक्ष्मीकांत याद है, ये सब। या फिर खुद मैंने तो नोट्स बनाए थे, पॉलिटी के नोट्स बनाए थे, हिस्ट्री के बनाए थे, और फिर बाकी जो ज्योग्राफी में जो चारों एनसीईआरटी होते हैं, ये सब तो बेसिक बुक्स ही बार बार करने से मतलब आप ज्यादा ये सब पेरीफेरी के नॉलेज पे मत जाइए। मतलब उस आप मेन कोर जो आपका स्टैटिक सिलेबस है वही आप बार बार रिवाइज कीजिए। दैट विल बी माय सजेशन। एंड मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मैं क्या करता था, मैं प्रीलिम से पहले मेरा 40 दिन का प्लान रहता था, हर साल मैं यही करता था। आई हैड अ 40 डे प्रीलिम्स प्लान, और 40 दिन में हर दिन मैं एक एक मॉक टेस्ट लिखता था। तो सेम टाइम जैसे 9 से 11 में लिखता था, तो सुबह सपोज हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का मॉक टेस्ट दे दिया, तो उसमें अगर कुछ कुछ पॉइंट्स नहीं आए तो वही मैं वापस से दोबारा से बुक से शाम को वही सेम चीज पढ़ लेता था। पूरा अभी बुक पढ़ने में होता, मैं इतने बार सालों से हूं, तो बहुत बोर होता है, किसी को भी बोर होता है पढ़ने को। तो वही जो जो आपको नहीं जो जो आपकी चीज गलत हो रही है वो आप रिवाइज कीजिए। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। जो लर्निंग थियरी होती है उसमें कहा जाता है कि आप एक्टिव रिकॉल करिए और स्पेस रेपिटेशन करिए, ये दो कीवर्ड्स मैं बताना चाहता हूँ। सो एक्टिव रिकॉल मतलब होता है कि हमें सबसे ज्यादा तब याद आता है जब हम कुछ चीज रिकॉल करते हैं। हम बस पैसिवली पन्ने पलट रहे, उससे लर्निंग नहीं हो पाती इतनी अच्छी। जब आप मॉक टेस्ट करते हैं, सो यू आर एक्चुअली एक्सट्रैक्टिंग दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर ब्रेन। तो जब ऐसा होता है तो वो पाथवेज बनते हैं न्यूरल नेटवर्क में, एंड दैट थिंग इज स्ट्रेंथन, दैट फैक्ट और दैट मेमोरी इज स्ट्रेंथन। तो उसी से लर्निंग बनती है। तो मॉक टेस्ट का ये बहुत ही बड़ा फायदा है कि आप यू आर टेस्टिंग योरसेल्फ एंड यू आर एक्टिवली ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो उससे आपका लर्निंग ज्यादा होगी। मैं 40 दिन 40 मॉक्स करता था, एंड मेरा हर दिन का था कि इस दिन हिस्ट्री करना है, इस दिन ज्योग्राफी करना है, इस दिन थोड़ा करंट अफेयर्स करना है, ऐसा। तो मैं हर दिन टिक करते जाता था, मेरा चेकलिस्ट हो गया, आज का हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो 40 दिन में मेरा प्रीलिम्स का हो जाता था, मैं बाकी टाइम मेंस का पढ़ता था। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी जैसे कुछ ही दिन बचे हैं, तो इसमें आप अभी मॉक टेस्ट बिल्कुल मत दीजिए, आप सिर्फ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कीजिए। दैट वुड बी माय सजेशन। एंड प्रीवियस ईयर्स में एक शायद से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। मतलब मैं तो फोन पे ही करते रहता था लगातार। तो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने का ये होता है कि आपको यूपीएससी का फ्लेवर, यूपीएससी का क्वेश्चन सेटर का फ्लेवर आपको थोड़ा पता चलता है। सपोज आपने इंस्टीट्यूट ए के मॉक टेस्ट करें लगातार, तो उसको आपको पता चल जाएगा हाँ ये ऑल ऑफ दी अबव थोड़ा ज्यादा ही मार्क कर रहा है, या फिर मैच द फॉलोइंग में आपको दिख जाएगा कि ये इंटरचेंज कर रहा है बार बार। तो मतलब वो कुछ सेट पैटर्न होते हैं। आप इंस्टीट्यूट बी के करेंगे तो आपको दिखेगा हाँ ये नंबर्स में खिलवाड़ कर रहा है, मतलब 100 किलोमीटर है कि 1000 किलोमीटर जा रहा है, मिसाल हमेशा उसमें खिलवाड़ करता है। तो आपको ये हर एक इंस्टीट्यूट का पता चल जाएगा। तो नाउ इज द टाइम जब कि आप यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए लास्ट के एक वीक में प्रीलिम्स के लिए, ताकि आपको उसका फ्लेवर पता चले कि वो कैसे आंसर सेट कर रहा है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो दैट इज माय सजेशन। तो एक आजकल अफवाह चली हुई है प्रीलिम्स में, एक मिनिमम टारगेट लेके चलते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं 80 सवाल तो करके आऊंगा, 100 सवाल में 90 सवाल तो करके आऊंगा। तो ये क्या कोई मिनिमम टारगेट आपके मन में ऐसा रहता था कि इतना मिनिमम यस, टारगेट? डेफिनेटली। क्या कहना है तो आपका ये? ये ये जो टारगेट है, ये नंबर बहुत ही पर्सनलाइज्ड है। ये आप हर किसी को खुद से पता करना पड़ेगा कि आप पहले क्वेश्चंस आप जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें आप देखिए कि मैं सिर्फ 80-80 करूंगा या करूंगी, फिर देखिए मैं सिर्फ 90-90 करूंगा या करूंगी, फिर देखिए मैं 95 करूंगा। तो आपको दिखेगा कि आपका एक जगह पीक कर रहा है मार्क्स। तो मेरा वो पीक होता था यूजुअली 95 के आसपास। तो मैं सोचा था कि 4-5 क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा जिसमें बिल्कुल कुछ नहीं आए, और मैं 95 तो अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा। अगर मैं एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लेता था तो मैं अटेम्प्ट करता था। 2 ऑप्शन किया तो मतलब छोड़ना मतलब पाप है बिल्कुल, बिकॉज मैथमेटिकली स्पीकिंग, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, 2 एलिमिनेट कर लिया तो आपको करना ही करना चाहिए अटेम्प्ट। तो मैं 95 तो करता ही करता था। मेरा जो पहला अटेम्प्ट था जिसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था, उसमें मैंने एक्चुअली बहुत कम अटेम्प्ट किया था। मैं प्रीलिम्स देने गया था तो मैं काफी घबरा गया था, मुझे लगा नेगेटिव मार्क मुझे, मैंने 60 क्वेश्चन से ऊपर मेरे ख्याल से मार्क नहीं करेंगे, तो उसमें मैं मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकला था। तो ऐसा था कि जब मैं मॉक टेस्ट देता था
तो मैं 95 अटेम्प्ट करता था, तो उसमें ठीक ठाक आते थे। बट जब मैं प्रीलिम्स एग्जाम देने गया था, मैं घबरा गया, मुझे लगा नेगेटिव मार्किंग होगी करके, तो मैं 60-65 के ऊपर नहीं अटेम्प्ट किया। सो ये है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, जैसे आप मॉक टेस्ट भी लिखते हैं तो एग्जाम कंडीशन में लिखिए, एंड सेम जो आपने मॉक टेस्ट में किया है वही आप मेन एग्जाम में कुछ अलग करने की कोशिश मत कीजिए। तो ये नंबर आपका खुद का पर्सनलाइज नंबर है। सारे स्टूडेंट्स को खुद ये मॉक टेस्ट में फिगर आउट करना है कि आपका परफॉर्मेंस कहाँ पीक कर रहा है, तो वो नंबर आपको खुद ढूंढना होगा। लेकिन भेड़चाल ना करें कि इतने सवाल करने ही करने हैं, 90 95 100 करने ही करने हैं, वो भेड़चाल ना करें, आप खुद फिगर आउट करें। एंड मुझे लगता है ये अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट भी वैरी करता है। जब आप इनिशियली आपके पास नॉलेज बेस लिमिटेड होता है तो कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर होता है वो भी थोड़ा कम होता है, धीरे धीरे वो भी बढ़ता जाता है। तो क्या इस पे आप क्या कहेंगे, क्या आप भी हामी भरते हैं इस चीज से? नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली। देखिए, मैं एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे टच करना चाहूंगा कि इट्स प्रीलिम्स में इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, आपको एक एलिमिनेशन स्किल भी सीखना पड़ता है। काफी सारे टेक्निक्स होते हैं, तो वो आपको सॉल्व कर करके ही आएगा। मतलब कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता है, फिर भी आपको करना ही करना है, तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो रामबाण है हमेशा काम करेगा, मतलब ऐसा नहीं है, बट अब जब मॉक टेस्ट करते हैं तो उसमें अप्लाई करके देखिए क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो एक एलिमिनेशन की स्किल है, वो बहुत जरूरी है अपार्ट फ्रॉम योर स्टैटिक। ये मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा। कई सवाल ऐसे मिल जाते हैं, अक्सर यूपीएससी में भी मिलते हैं, जिनमें कि सवाल पढ़ के आपको नहीं मिल रहा है आंसर, लेकिन ऑप्शन देके आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। या फिर कई ऑप्शन ऐसे होते हैं टॉपिक में कि बहुत पोटेंशियल टाइप दे रहा है, तो आपको पता चल जाता है पोटेंशियल पूछा है तो शायद इसका कहीं तो लिमिट नहीं कर सकते इसको, तो ये आपको थोड़े मॉक टेस्ट से आइडिया या मिलता थोड़े है। जनरलिस्ट स्टेटमेंट्स है तो मोस्टली ट्रू हाँ, हो सकते हैं। अगर बहुत ही स्पेसिफिकली पूछा है या कुछ नेगेटिव गवर्नमेंट के बारे में नेगेटिव लाइट में दिखा रहा है तो यूजुअली गलत हो सकता है। तो ऐसे थोड़ा बहुत आप सोच सकते हैं। मतलब अगर जनरल स्टेटमेंट है तो यूजुअली ट्रू होता है। अगर थोड़ा ऐसा थोड़ा बहुत अपना अपना लॉजिक आप लगा के मान के लेकिन ये चल मॉक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, जैसे आपने बताया आप 40 मॉक टेस्ट देते थे, तो एक डिसेंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देना आपके लिए जरूरी है कि? बिल्कुल बहुत जरूरी है। 40 तो मैं हाँ, प्रीलिम से पहले 40 डेज लगातार मैं 40 टेस्ट देता ही था। उससे पहले तो और देता था कि रिवाइज कर करके पढ़ पढ़ के रिवाइज कर। तो मेरा पहले पहले अटेम्प्ट में मैंने 100 मॉक टेस्ट भी दिए हैं, मतलब ऐसे तो कुछ नहीं। तो बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट इन्होंने भी दिए हैं, तो आप भी इंश्योर करें मॉक टेस्ट जरूर दें। एंड आई गेस मॉक टेस्ट के बाद जो लर्निंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, बताएं बताएं बताएं। आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट। देखिए, काफी सारे लोग डरते हैं कि मैं मॉक टेस्ट नहीं करूंगा नहीं करूंगी क्योंकि मेरे कम नंबर आएंगे, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो ऐसा नहीं करना है। मॉक टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ये आपके सीखने का प्रोसेस है। आप डरिए मत इसको। आप जैसे मैंने एक्टिव रिकॉल की बात की, आप इसी के थ्रू सीखेंगे। आप ऐसा नहीं कि मैं एकदम से पूरा एकदम रेडी हो जाऊंगा या हो जाऊंगी इस टॉपिक पे फिर ही मैं मॉक टेस्ट। नहीं, आप आधा पढ़ा है तो भी आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप और सीखेंगे उससे। डरिए मत, अब फेलियर से मत डरिए कभी मॉक टेस्ट में कम। इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, एंड उसको उस तरह से लिया कीजिए। बहुत बढ़िया। तो इसी में अब हम इंटरव्यू के थोड़े लेटर फेज में जा रहे हैं, अंतिम पड़ाव की ओर। तो एक सवाल है, आज के टाइम में अगर आप देखें तो जब हम प्रिपेयर करते थे तो उस दौरान इंफॉर्मेशन वाज अ लग्जरी, इट वाज अ लिमिटेड गुड, ज्यादा अवेलेबल नहीं था इजीली। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आज हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में जी रहे हैं, रादर इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट होती है। तो इसमें आप कैसे इंफॉर्मेशन सिलेक्टिवली पिक करें, नंबर वन। तो पहले इस पर बताएं आप कैसे इंफॉर्मेशन को लेके हम सिलेक्टिव रहें, कैसे इंश्योर करें कि कट द क्लटर वो कैसे करें? जी जी। तो ये जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड की बात है, इसमें दो एस्पेक्ट्स है। एक तो जो पढ़ाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और एक जो बाकी हमारा सोशल मीडिया और ये सब का इंफॉर्मेशन है। तो मैं दोनों के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं 3 साल से मैं एकदम ही कट ऑफ था सोशल मीडिया। किसी फ्रेंड्स में किसी से कुछ बात नहीं की, किसी का फोन या टेक्स्ट आता था तो मैं रिप्लाई नहीं करता था उनको। थोड़े टाइम बाद समझ गया कि इसको नहीं डिस्टर्ब करने का। तो मैं, आप समझिए, मैं दिन भर में किसी से बात नहीं करता था। सोशल मीडिया में बिल्कुल कट ऑफ था। मैं पहले, इससे पहले जब मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी कॉर्पोरेट वाली, तब मैं इंस्टाग्राम बहुत करता था, मैं ट्रैवल बहुत करता था, जैसे बहुत करता था। बट वो क्या होता है ना, वो हमारे सर में चल, इट्स समथिंग कॉल्ड एज अ डोपामिन रश। तो बहुत सारे
स्टूडेंट्स जो है, मैं मेडिटेशन भी बहुत करता हूँ, जैसे मैं आश्रम में रहा हूँ, आपको थोड़ा लग रहा होगा, तो काफी सारे लोग हैं जो 5-10 मिनट बैठ भी नहीं पाते, मतलब शांति से, दे कैन नॉट सिट विद देमसेल्व्स, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो इट्स एक चीज होती है कि आपका योर ब्रेन इज बीन हाईजैक्ड बाय डोपामिन, आपको डोपामिन एडिक्शन हो गया। इंस्टाग्राम में कैसे आप स्क्रॉल कर रहे करे जा रहे घंटों तक, इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब, आपको यूट्यूब पे लग रहा है नहीं मोटिवेशनल वीडियोस आप देखे जा रहे या लग रहा है कि नहीं ये तो पढ़ाई से रिलेटेड है, बट आपको मजा भी आ रहा है, सो आप देखे जाए, तो उससे है ना आपका डोपामिन आपका वो हो रहा है। तो आप थोड़ा एक डोपामिन डिटॉक्स कीजिए, थोड़ा आप फोन से दूर रहिए। एंड मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्टडी मटेरियल से दूर रहिए, मैं आई कम टू दैट ऑल्सो। मैं बता रहा हूँ कि आप थोड़े डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, उससे आपका दिमाग शांत रहेगा और आप पढ़ पाएंगे। बिकॉज कोई भी चीज जो बोरिंग चीज होती है ना, वो हम करने से बहुत कतराते हैं। मैं अगर शांति मतलब मैं बैठूं और पढ़ाई बहुत बोरिंग सी चीज है और मेरे सामने ऑप्शन रहेगा कि भाई नेटफ्लिक्स देख लो या कोई इंस्टाग्राम को, तो आई वुड ऑब्वियसली चूज द नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम। बट आपको अगर कोई चीज बोरिंग चीज करनी है तो आपको डिस्ट्रैक्शंस कट डाउन करने पड़ेंगे, मतलब ऐसा है, मतलब आपको थोड़ा डोपामिन डिटॉक्स लेना पड़ेगा थोड़ा। बिल्कुल। सो कमिंग टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूपीएससी पार्ट, तो देखिए मैं जालना जालना एज अ प्लेस इन महाराष्ट्र, वहाँ पे मैं बैठ के पढ़ा हूँ। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दिल्ली जाना है या कोई ऐसा सेंटर, अभी सब चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप बैठ करके कहीं पे भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। आई थिंक टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, स्पेशली फॉर मेंस की टेस्ट सीरीज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा आपको मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत है कहीं पे बड़ी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में जाके मतलब जाते हैं वैसे। ईच पर्सन टू देमसेल्फ, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि करके भी बिना किए भी बिना कोचिंग किए भी पास कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कट करने के लिए आप मैं बोलूँगा कि आप स्टैटिक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, और बस करंट अफेयर्स के लिए आप थोड़ा बहुत अपना एक रूटीन बनाने की, नहीं मैं थोड़ा हिंदू पढ़ूंगा, इंडियन एक्सेस पढ़ूंगा, और एक वीडियो यूट्यूब पे, मैं तो वैसा नहीं देखता हूँ यूट्यूब, मैं यूट्यूब भी कट कर दिया। बट अगर आपका कुछ ऐसा है कि आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो, तो बोले कि नहीं मैं सिर्फ यही क्लास देखूंगा, या फिर मैं यही स्पेसिफिक चैनल का यही वीडियो हर दिन 6 बजे जो आता है मैं सिर्फ यही देखूंगा, तो उससे आपका थोड़ा इन्फॉर्मेशन वो बॉम्बार्डमेंट कम होगा। बिल्कुल। तो दूसरा और एक सवाल है कि नोट्स आप कैसे बनाते थे? जी नोट्स क्या आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए बनाते थे? क्या सिलेक्टिव थे? और कितने डेप्थ में जाके बनाते थे? एंड इसी से जुड़ा हुआ जी सवाल है कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में बनाते थे या फिर कागज कलम यूज करके बुक्स में नोटबुक में बनाते थे? जी मेरे जो प्रीलिम्स के नोट्स है, स्टैटिक पार्ट के नोट्स है, वो मेरे पेन एंड पेपर पे रहते थे, और मेरे मेंस के सारे नोट्स ऑनलाइन पे थे, तो थोड़ा अलग है। मैंने नोट्स बनाए थे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और पॉलिटी के लिए। तो क्योंकि पॉलिटी में पूरा लक्ष्मीकांत बार बार पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो मैंने उसके नोट्स बनाए थे, मैं वही नोट्स बार बार पढ़ रहा था, मैंने कितने ही बार पढ़े हुए मेरे नोट्स को। और सेम चीज हिस्ट्री के लिए है, जो हिस्ट्री में हम जैसे मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, तो मॉडर्न इंडिया थोड़ा फैक्चुअल होता है, और जो बिपिन चंद्रा की एक मोटी सी बुक आती है, वो थोड़ा स्टोरी वाइज दिया रहता है कि मतलब क्राइसिस एट त्रिपुरी, फिर वर्धा में क्या हुआ, फिर ऐसा ऐसा करके पूरा एक लिंक लिंक बनते रहता है। तो मैंने मेरे नोट्स में यह क्या हेडिंग मैं वो उसका डालता था स्टोरी का, कि क्या क्या जैसे क्राइसिस एट त्रिपुरी या जो भी सेकेंड स्टेज डिबेट, फर्स्ट स्टेज डिबेट, जो भी उसका हेडिंग रहता था, ताकि स्टोरी में मेरे दिमाग में बैठा रहे कि ऐसा ये स्टोरी हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, और उसके नीचे जो भी स्पेक्ट्रम के पॉइंट्स थे वो ऐसा लिखता था। तो मैंने दोनों को कंबाइन करके बिपिन चंद्र स्पेक्ट्रम से खुद के नोट्स बनाए थे। तो प्रीलिम्स के लिए ये मेरे बहुत काम आए थे, ये जो मेरे हिस्ट्री के नोट्स है, मेरे जो लक्ष्मीकांत के नोट्स है, और ज्योग्राफी के जो चारों एनसीईआरटी बुक है 11-12 के, वो वही बार बार पढ़ने हैं, तो उसमें आई थिंक प्रीलिम्स हो जाता है। एंड करंट अफेयर्स के लिए आप आई थिंक इट्स ईच पर्सन टू देमसेल्व्स अगेन। मैं जैसे करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ता था, तो उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं एक अलग से बुक में लिख लेता था, कि एग्जाम से पहले बस यही बुक पढ़ूंगा, यही बुक रिवाइज करूंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस मैं सारे करंट 10-12 मैगजीन दोबारा कोई नहीं पढ़ने वाला। तो उस तरह से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं एक जगह, बस कंसोलिडेशन इज आई थिंक की है। और कमिंग टू मेंस, मेंस के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज करता था। मैं आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, नोशन, एवरनोट, वन नोट, बहुत सारे आते हैं, मैं नोशन यूज करता था क्योंकि उसमें एक टॉगल फीचर रहता है। तो नोट शेल्स? नोशन, नोशन। NOTION, यस। ओके। सो नोशन में मैंने जैसे सपोज कोई टॉपिक है, तो उसके
यूजुअली मैं 2-3 उसके कैटेगराइज करता था, जैसे कि पहले मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, इंट्रो लिखता था, फिर क्या करंट इश्यूज चल रहे हैं उस टॉपिक के बारे में वो लिखता था, क्या उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो लिखता था, और वे फॉरवर्ड। ये 4 मेरे टॉगल्स रहते थे। तो सपोज कोई भी आप इशू ले, सपोज स्पीकर का इशू चल रहा है, या पार्लियामेंट एंटी पार्लियामेंट्री डिफेक्शन। प्रोडक्टिविटी, एंटी ठीक। डिफेक्शन हो रहा है, यस। तो एंटी डिफेक्शन में जब इंट्रो में मैं टॉगल करके, उसमें 4 मेरे टॉगल्स रहते थे। तो टॉगल ऐसा होता है कि आप उसको हाइड कर सकते हैं, तो वहां पे लिखा रहता था इंट्रो, तो आप उसको टॉगल दबाएंगे तो एक्सपैंड हो जाएगा, आपका जो इंट्रो वो लिख के आ जाएगा। तो मैं खुद से टेस्ट करता था कि इंट्रो में मैं क्या लिखूंगा, फिर मैं टॉगल खोल के देखता था, अच्छा ये वही है क्या जो मैं सोच रहा था, तो उससे याद होते रहता बार बार। आई डोंट थिंक आई एक्टिव रिकॉल। तो वैसा है। तो जैसे कि इंट्रो लिखा मैंने, इंट्रो मैंने टेस्ट किया कि हाँ मैं क्या सही इंट्रो लिख रहा हूँ, जो भी उसका 52nd अमेंडमेंट या जो भी है उस हिसाब से, सो एंड सो टॉक्स अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, ये वो। फिर व्हाट आर द इश्यूज, इश्यूज में 4 पॉइंट्स लिखेंगे, वो भी टॉगल में रहता था, 4 पॉइंट्स। फिर उसके सॉल्यूशंस की, क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं एंटी डिफेक्शन के, कि शुड द पावर रिमेन विद द स्पीकर, या फिर प्रेसिडेंट को देना, या किसी कमेटी को देना, इसलिए सॉल्यूशन होते हैं। फिर उसके कंक्लूजन में कुछ भी लिख सकता है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है क्या, एक मेघा चंद्रा केस था उसके ऊपर, या फिर कोई कमेटी है क्या, शायद दिनेश गोस्वामी कमेटी है, या जो भी है, किसी ने कुछ बोला था तो उसको, तो वो आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं। तो 4 पॉइंट्स मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, इंट्रो, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस और कंक्लूजन, ऐसे करके मैं हर एक टॉपिक के ऊपर बनाता था। ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक नोट्स होते थे। एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट, स्टेप्स टेकन भी कई कबार पूछा जाता है, वो भी मैं लिखता था। कि सपोज स्पेशली GS3 के टॉपिक्स में ये सब बहुत पूछा जाता है, कि मतलब सपोज पोल्यूशन है तो पोल्यूशन में गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, सपोज रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, कुसुम स्कीम चल रहा है, या NAPCC चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो वो आप स्टेप्स टेकन का भी एक टॉपिक बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत डेप्थ में हमें इन्होंने बताया एंड काफी कुछ सीखने मिला इससे। रविंद्र जी ने काफी ज्यादा डेप्थ में बताया है, बहुत कम ही इस तरीके से बताते हैं जिस डेप्थ में ये बता रहे हैं। तो मॉक इंटरव्यू का कितना रोल होता है, एक्चुअल इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू में क्या अंतर होती है, ये भी बताएं। और मॉक इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है, ये भी जरूर बताएं। देखिए, तो जैसे कि मैं 3 साल से मैं आश्रम में रह रहा हूँ, तो मैं बहुत ही वैसा क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहा हूँ, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। तो जब आप जाते हैं बाहर इंटरव्यू देने, तो आपको थोड़ा, यू हैव टू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, यू हैव टू हैव इंटरेक्शन विद लॉट ऑफ पीपल। तो वो जो एक इन इन सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट तो नहीं बोलना चाहिए, बट वैसे पर्सन से आपको एक इनक्लोज इन शेल थे, वो शेल से बाहर निकलना बहुत डेफिनेटली मुश्किल। डेफिनेटली, तो वो एक ट्रांजिशन रहता है, तो उसके लिए इंटरव्यू हैज हेल्प, सो मॉक इंटरव्यूज हैव हेल्प मी अ लॉट। तो मैंने करीब 5-7 दिए होंगे मॉक इंटरव्यूज। तो शुरू शुरू में पहले इंटरव्यू, मतलब ऐसा होता था कि एंग्जाइटी सबको होती है इंटरव्यू से पहले, तो वो एंग्जाइटी, सपोज मेरा इंटरव्यू शुरू होगा 5 बजे, तो 5:45 से 5 बजे तक ही की वो एंग्जाइटी रहती है। तो मैंने नोटिस किया कि मेरा हर इंटरव्यू से पहले मेरा हार्ट बीट अप हो रहा है, मतलब हर इंटरव्यू से पहले मैं एंग्शियस हो रहा हूँ। मैं सोचा कि ये तो नॉर्मल है, इससे घबराने का नहीं बिल्कुल भी, ये सबके साथ होता है, इसका कुछ कर नहीं सकता, ये नॉर्मल है, इसको डोंट लेट इट अफेक्ट यू। तो इंटरव्यू हैज मोस्टली हेल्प मी become very confident and and able to be speak properly, able to communicate oneself properly in formal language, in formal English. आई कांटेक्ट होना चाहिए आपका, कैसे बैठे हैं, कैसा पोस्चर है, ये सब बहुत सारी चीज़ें मॉक इंटरव्यू में हेल्प करती है। सो दैट हैज़ हेल्प, बट मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मेन इंटरव्यू इज़ अ बिट ट्रिकी। इस बार मेरे ख्याल से इंटरव्यू सबको कम अक्सा है। मेरे मॉक इंटरव्यू में हमेशा लोगों ने बोला कि यू बीन स्पीकिंग वेरी वेल, यू वेरी काम, कंपोज, कॉन्फिडेंट, एंड आपको 180 प्लस के अबव आना चाहिए। तो मैं भी ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मेरे इंटरव्यू में 165 ही आए थे अनफॉर्चुनेटली, जो बोले। तो ऐसा है कि मेरे 180, आज मैं आया IAS की रैंक की मिल जाती थी मुझे तो, बट आई थिंक वो डिवाइन प्रोविडेंस बोला, कुछ बोलो कि मुझे IPS ही मिलना था मेरे फादर जैसा।
तो मैं उसमें ज़्यादा सोचता ही नहीं, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेन इंटरव्यू बहुत अलग रहेगा, बट मॉक इंटरव्यूज आपको ये सिखाता है कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट एंड हाउ टू डील विद एनी सिचुएशन। तो एक्चुअल इंटरव्यू का कोई ऐसा सवाल जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहें? एक्चुअल इंटरव्यू देखिए, मेरे हॉबीज भी थोड़े इंटरेस्टिंग से ही मतलब मेरा जैसे संस्कृत ऑप्शन है उसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे, एंड माय हॉबीज आर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे कि मैं खुद के वेजिटेबल्स खुद उगाता हूँ। सो हॉबीज वो है, इट्स माय हॉबी इज रीडिंग अबाउट इंडियन माइथोलॉजी। मैं संस्कृत ऑप्शन से मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ संस्कृत में, मैं रामायण पढ़ता हूँ संस्कृत में, आई रीड अबाउट माइथोलॉजिकल स्टोरीज। तो मॉक इंटरव्यू में हमेशा पूछते थे कि श्लोक सुनाओ संस्कृत का, तो मैं बहुत अच्छे से सुनाता था। बट मेन इंटरव्यू में मुझसे श्लोक पूछा ही नहीं, तो कोई बात नहीं। बट उन्होंने पूछा व्हाट इज द आप संस्कृत क्यों लिया आपने, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये सब पूछा। तो मैंने बताया कि मैं लिया, मुझे इंटरेस्ट है इसमें, ये है, और मैं आई प्रैक्टिस संस्कृत श्लोकास इन माय डेली लाइफ फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। तो उन्होंने बताया कि हाउ कैन अ लैंग्वेज हेल्प इन मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये वो, तो मैंने बताया कि नहीं, जो संस्कृत पढ़ता है वो थोड़ा बहुत योगा करता है, मेडिटेशन करता है, आयुर्वेद करता है, सो इट्स ऑल होलिस्टिकली लिंक्ड। फिर मैंने बताया कि जैसे मैं बचपन से श्लोकास पढ़ के आ रहा हूँ और ऐसा है, तो मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बात किया उनके, कि मैंने बोला कि अभी वेस्ट में बहुत एक क्राइसिस आ रहा है, जैसे कि लोग पीपल आर गोइंग फॉर थेरेपी, उनको बहुत एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है, तो पिल्स खाते हैं, एंटी डिप्रेशन पिल्स, एंटी एंग्जाइटी, तो इट्स बेसिकली अ ड्रग, वो आपको एडिक्शन देता है। तो ऐसे कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप शांति से बस बैठ के मेडिटेशन कीजिए। तो दैट मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट मैंने जोड़ा। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात हुई थोड़ी बहुत, तो मैंने बताया कि मैं अभी ऑर्गेनिक जो बाहर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं उसमें बहुत रेसिड्यूज होता है जो कि कार्सिनोजेनिक होता है। एंड जैसे पंजाब में अभी आप देखेंगे कैंसर ट्रेन चल रही है वहाँ पे, बिकॉज उसको कैंसर बेल्ट बोला जाता है। तो ये थोड़ा रेसिड्यूज कम करने की बात की मैंने, थोड़ा बहुत ये सब पे चला। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, एंड दिस इज अबाउट संस्कृत ऑप्शनल। तो जी संस्कृत ऑप्शनल में अगर जो स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं वो इसको परस्यू करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए, कैसे संस्कृत ऑप्शनल में मार्क्स लाने हैं? तो एक बार वो जी, हमारे स्टूडेंट्स के साथ अगर आप शेयर कर सकें। जरूर जरूर। सो संस्कृत ऑप्शनल मैंने लिया क्योंकि एक तो मेरा इंटरेस्ट था एक्सक्यूज मी, एक तो मेरा इंटरेस्ट था संस्कृत में, और दूसरा मेरे फादर का भी ये ऑप्शनल था, जिसके मेरे फादर आईपीएस है, उन्होंने संस्कृत ऑप्शनल से क्लियर किया था, तो मैंने भी ये ऑप्शन उठाया। तो गाइडेंस वाज ऑलवेज देयर। तो आप ये देखिए कि आपके पास गाइडेंस है कि नहीं, आपके पास कोई टीचर है कि नहीं। मेरे ख्याल से मिस्टर शशांक त्रिपाठी एक आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने संस्कृत लिया था, उनकी रैंक 5 आई थी कुछ सालों पहले, तो उनके भी शायद फादर आई थिंक संस्कृत में उन्होंने उनसे ही सीखा था। तो एक आपको रेडी गाइडेंस होना चाहिए, टीचर या कोई पेरेंट्स सॉर्ट ऑफ। तो संस्कृत ऑप्शन में अगर आपको अच्छे से लिखना आता है, आप एरर फ्री अगर संस्कृत में लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत आपकी संस्कृत हिंदी की बैकग्राउंड है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड थोड़ा बहुत गाइडेंस लगेगा, बट ये है कि देखिए मैंने चार चार बार दिया है संस्कृत ऑप्शन से, तो मेरे मार्क्स हमेशा से पहले 200 आते थे, फिर 250 तक गए, फिर ऐसे ऐसे करके बढ़े धीरे धीरे करके। तो संस्कृत ऑप्शनल में मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहले पहले मैं क्या करता था कि मैं कोशिश करता कि मैं कम से कम आंसर संस्कृत में लिखूं और ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में लिखूं। जैसे 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो मैं सोचता था कि नहीं, एक जो कंपलसरी संस्कृत में, मैं वही संस्कृत में, बाकी 4 मैं इंग्लिश में लिखूंगा। तो दैट वाज इन माय इनिशियल अटेम्प्ट्स, बस कर करके बस खत्म करके निकल, तो उसमें नहीं मार्क्स आता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा संस्कृत में करना चाहिए। उसके लिए ये है कि आपको संस्कृत लिखना आना चाहिए। तो प्रैक्टिस ऑन ट्रांसलेशन। तो मैं क्या करता था कि हर दिन मैं एक संस्कृत का कोई ऐसे लेता था, उसको मैं संस्कृत से इंग्लिश में, संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करता था एक पेज में, और अगले पेज में वापस हिंदी को संस्कृत में ट्रांसलेट करता था। तो बाद में मेरे हाथ इतना खुल गया कि मैं, तो इस तरह का लेवल आया है, तो ये मेरे ख्याल से इस बहुत ऑप्शन में जो मार्क्स आया। जी जी ये काफी इंपॉर्टेंट इन्होंने कुछ टिप्स दिए आपको कि संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत जरूर ट्रांसलेट करें। तो काफी ऐसे वगैरह आप इस तरीके से करेंगे तो सीख सकेंगे। तो आखिरी सवाल है रविंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, लेकिन एक सवाल जो बनता भी है, एंड वो है कि इस प्रिपरेशन जर्नी में अपने आप में सिविल सर्विस एग्जाम का एक अटेम्प्ट अगर आप देखें तो 1.5 साल ले लेता है करीबन करीब। तो इस प्रिपरेशन जर्नी में कैसे मोटिवेटेड बने रहें,
आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें, वो अंदर वो ज्वाला है, फायर इन द टमी जो है, वो कैसे जलती रहे, कैसे आप इंश्योर करें कि आप अपने गोल से, क्योंकि इतने लंबे ड्यूरेशन में भटक भी जाते हैं, लाइफ में भी काफी चेंजेस आते हैं, उसमें भी भटक जाते हैं, तो कैसे आप इंश्योर करें कि आप अपने गोल को अचीव करें? आखिरी सवाल है ये। जी जी जरूर। सो मोटिवेशन के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा एग्जाम है कि आपको अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए, मतलब मोटिवेशन हैज टू बी एन इंटरनल ड्राइविंग फोर्स। मेरे हिसाब से मेरा रीजन तो हमेशा से बहुत क्लियर था कि मुझे क्यों करना है, तो दैट वाज माय इंटरनल ड्राइविंग फोर्स व्हिच हैज केप्ट गोइंग इतने सालों तक। और अगर सोचते हैं कि नहीं मुझे हर दिन कोई वीडियो से मोटिवेशन मिले या हर दिन कोई कोट से मोटिवेशन, तो मैं मैं उतना फेवर नहीं करूंगा, क्योंकि वो अंदर से आना चाहिए। मतलब कभी कभार क्राइसिस आए तो हाँ आप जरूर जाइए अपने मेंटोर के पास या अपने पेरेंट्स के पास या जो भी आपके गाइड है उनके पास, जरूर आप लीजिए उनसे मोटिवेशन, क्राइसिस आए तब। बट ये नहीं कि हर दिन आप कोई कोई वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज दैट इज नॉट मोटिवेशन, दैट इज मेनली अ डोपामिन रश। एंड आई वुड एडवाइस वन टू हैव इंटरनल मोटिवेशन। अंदर से आप, अगर आपका रीजन स्ट्रॉन्ग है तो इट विल कीप यू गोइंग। और मैं बहुत ही मेडिटेशन करता हूँ, मैं ये सब करता हूँ, तो मैं बहुत ही शांत रहता हूँ। एंड आई ट्राई टू बी इक्वानिमस इन द हाइज एंड लोज ऑफ लाइफ। इक्वानिमस के ऊपर भगवत गीता में बहुत अच्छा श्लोक है, मैं अगर शेयर कर सकता हूँ तो। प्लीज प्लीज। ऐसे ऐसे बोलते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। इट मीन्स दैट जो when we come into contact with the material world, there is a lot of duality that hits us. Duality in the sense शीत उष्ण, मतलब hot and cold, सुख दुख, joys and sorrows, ये dualities है। बट ये अनित्य है, ये आते हैं और ये जाते हैं, they come and they go. So इसको तितिक्षस्व, तितिक्षा, इसको सहन करो बस, just bear with them। मतलब ये बस आएंगे जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, आप बस आप शांत रहो, ये कृष्ण कहना चाह रहे हैं। तो मैं बस ज्यादा हाइज एंड लोज में पड़ता नहीं हूँ, मैं बस टेक इट इन दैट स्पिरिट, विद द स्पिरिट ऑफ इक्वानिमिटी। बहुत अच्छा लगा। दिस इज व्हाट यूपीएससी डज टू यू, ऐसा कह सकते हैं कि यूपीएससी जर्नी में आप सीखते हैं। एंड ये जो मतलब ऊपर ऊपर नीचे ऊपर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसमें अपने आप को मेंटेन करना, एंड ये बहुत अच्छी लर्निंग है, आगे लाइफ में भी बहुत जरूरी रहेगी, क्योंकि आई गेस ये जर्नी भी, सर्विस की भी कुछ ऐसी ही होती है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो यू हैव टू एंश्योर कि आप अपना मेंटल कंपोजर सब कुछ बना के रखें, एंड बहुत जरूरी है वो। तो बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन सभी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस प्रकार से हम सब को अपने जो मार्ग हमारे स्टूडेंट्स को दिखाना था वो आपने दिखाया, काफी कुछ सिखाया, आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने मिला हमारे स्टूडेंट्स को भी और मुझे भी, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, काफी कुछ मुझे भी सीखने मिला। एंड मैं हर इंटरव्यू से जो हमारे सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स आते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है, और मैं यही चाहूंगा कि आप भी जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो भी इनसे जो आपको अच्छे पॉइंट्स लगते हैं वो जरूर लिया करें एंड उसे इम्बाइब करें, आप भी इसी प्रकार से सक्सेसफुल हो और अगली बार हमारे साथ रमेंद्र जी की जगह आप भी आए, यहाँ पर बैठे और आप भी इंटरव्यू दें, तो ये मेरी उम्मीद रहेगी। Thank you so much, Ramendra ji. It was really a pleasure having you here, and thank you so much for joining. My best wishes to you and congratulations. Thank you, sir. Thank you so much once again. Thank you, and all the best to all the aspirants out there. Unacademy. Let's crack it.